नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीतम राड विद्यासागर ऐप पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज संस्कृत शिक्षा विभाग में द्वितीय श्रेणी गणित का पेपर हुआ है और उसकी जो शिक्षण विधियां हैं, उनके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। किस प्रकार के क्वेश्चन आए, क्वेश्चन अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन थे, समझ पर आधारित क्वेश्चन थे। कोई सीधे इस प्रकार से क्वेश्चन भी नहीं पूछे गए कि डायरेक्ट आपका इसके सारे क्वेश्चन क्या थे कि ऑप्शन पढ़ें और उनके अनुसार उनको करने का प्रयास करें। तो अगर इनको अपन ने नजदीकी से पढ़ा है, बहुत गहनता से अध्ययन किया है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन थे। लेकिन अगर जैसे नॉर्मल सीधे कोई डेफिनेशन आ जाती हैं कि ये किसने दी, इस प्रकार के क्वेश्चन इस पेपर में देखने को नहीं मिले। और आजकल जो पेपर आ रहे हैं वो इसी प्रकार के आ रहे हैं। तो यहाँ पर अपन इनके क्वेश्चन हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे एक एक करके कि किस प्रकार के क्वेश्चन आए और उनके क्या आंसर होंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है अपने पास, 130 तक गणित के क्वेश्चन थे, 131 से 150 तक 20 क्वेश्चन शिक्षण विधियों से पूछे गए हैं। तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। 131 का जो क्वेश्चन है, गणित शिक्षण एक सामान्य उद्देश्य जो ब्लूम के अनुप्रयोग स्तर के साथ संरेखित होता है। तो देखो यहां अपने दो प्रकार के उद्देश्यों पर चर्चा की थी। दो प्रकार के उद्देश्य और प्राप्य उद्देश्य। प्राप्य उद्देश्य विशिष्ट होते हैं और जो उद्देश्य हैं जो सामान्य है वो क्या होते हैं, व्यापक, विस्तृत या सामान्य होते हैं। तो यहां से देखो आपको सामान्य उद्देश्य की बात की गई है कि सामान्य जो उद्देश्य है उसकी बात की गई है, जो व्यापक, विस्तृत और सामान्यीकृत रूप में होते हैं, सब जगह लागू होते हैं। एक व्यवहारिक रूप में बात करें तो अपना जो अल्प व्यवहार परिवर्तन की ओर बात नहीं करके क्या करता है, संपूर्ण व्यवहार परिवर्तन की ओर बात करता है। तो यहां देखो गणितीय तथ्यों को याद रखें। तो यहां अपन चर्चा करते हैं कि कोई भी नेगेटिव जो बात है वो शिक्षण विधियों में करनी नहीं है। तो गणितीय तथ्यों को याद रखें, ये कोई सामान्य उद्देश्य नहीं है। गणितीय अवधारणाओं को समझें, समस्याओं को हल करने के लिए गणितीय ज्ञान का उपयोग करें। तो यहां अनुप्रयोग की बात की गई है। सामान्य उद्देश्य के साथ साथ में किसकी बात की गई है, अनुप्रयोग की बात की गई है। तो अनुप्रयोग की बात की गई, इसका मतलब समस्याओं को हल करने के लिए गणितीय ज्ञान का उपयोग करें, गणितीय तर्कों का मूल्यांकन करें। तो यहां से इस अनुप्रयोग के अनुसार जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, समस्याओं को हल करने के लिए गणितीय ज्ञान का उपयोग करना। तो बीएस ब्लूम ने जो वर्गीकरण दिया था उसमें जो अनुप्रयोग शब्द है इसका क्या मतलब है, जो एनसीईआरटी ने निर्धारित किए थे उनके अंदर भी अनुप्रयोग था और वहां भी यही था कि जो आपका ज्ञान है उसका नवीन समस्याओं में प्रयोग करना या गणितीय ज्ञान का हल करने के लिए प्रयोग करना, वो क्या है, समस्याओं को हल करने के लिए गणितीय ज्ञान का उपयोग करना। तो इसमें तीसरा ऑप्शन अपने पास सही होगा। इसी प्रकार अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, शैक्षिक मनोविज्ञान के अनुसार गणित शिक्षण का सामान्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है। सामान्य उद्देश्य की बात की जा रही है। यहां देखो यहां पर ने दो प्रकार के उद्देश्य पढ़े हैं। एक उद्देश्य शब्द काम में लिया है और एक प्राप्य उद्देश्य शब्द काम में लिया है। तो दो जो उद्देश्य होते हैं, उद्देश्य और प्राप्य उद्देश्य, तो उद्देश्य सामान्य होते हैं जबकि प्राप्य उद्देश्य क्या होते हैं, विशिष्ट होते हैं। किसी पर्टिकुलर टॉपिक की या पर्टिकुलर ऐसी बात की जाती है। तो यहां से उद्देश्य का ही दूसरा नाम क्या है, सामान्य उद्देश्य। तो यहां से देखो छात्र सही सूत्र का उपयोग करके वर्ग का क्षेत्रफल निकाले। केवल वर्ग का क्षेत्रफल, एक पर्टिकुलर टॉपिक पर बात की जा रही है, विशेष टॉपिक पर बात की जा रही है, इसका मतलब ये प्राप्य उद्देश्य है। छात्र रेखीय और द्विघात फलनों के बीच अंतर करेगा। तो रेखीय और द्विघात समीकरण पर्टिकुलर किसी टॉपिक पर बात की जा रही है, तो ये भी प्राप्य उद्देश्य है। छात्र वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में लागू होने वाले तार्किक तर्क कौशल विकसित करेंगे। और अगर एक बार चौथा ऑप्शन और पढ़ के देखें अपन कि छात्र ज्यामितीय समस्याओं को हल करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। तो ये भी किसी पर्टिकुलर टॉपिक की बात की गई, विशिष्ट की बात की गई। और विशिष्ट अपन किसको कहते हैं, प्राप्य उद्देश्य को कहते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल 1, 2 और 4 हैं वो प्राप्य उद्देश्य को दर्शाते हैं। और जबकि तीसरा जो ऑप्शन है कि छात्र वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में लागू होने वाले तार्किक तर्क कौशल विकसित करेगा, तो ये क्या है, व्यापक है, सामान्य है, विस्तृत है। तो ये सामान्य उद्देश्य का उदाहरण हुआ। तो यहां से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। गणित शिक्षण में निगमन विधि किस पर जोर देती है? गणित शिक्षण में निगमन विधि किस पर जोर देती है? तो निगमन में आप देखते हो निगमन विधि। निगमन विधि से आप क्या करते हो? आपके पास जो सूत्र होते हैं, सूत्र से समस्या का हल किया जाता है। छात्रों को प्रयोग करने, अपने समाधान खोजने के लिए प्रोत्साहित करना, वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करने के लिए परियोजनाओं का उपयोग करना, स्थापित सामान्य सिद्धांतों से विशिष्ट निष्कर्ष निकालना, स्थापित सामान्य सिद्धांतों से विशिष्ट निष्कर्ष निकालना, विशिष्ट उदाहरणों से सामान्य नियमों की ओर बढ़ना। तो यहां आप देख रहे हो कि विशिष्ट उदाहरणों से आप किसी नियम की स्थापना करते हो, वो आगमन विधि में आता है। और नियम से आप समझ, सूत्र आप जानते हैं पहले से, नियम आप जानते हैं पहले से, उसके द्वारा किसी समस्या का हल करते हो, किसी विशिष्ट समस्या का हल करते हो, वो किस में आता है? निगमन विधि में आता है। तो जो सिद्धांत स्थापित है, जो सूत्र स्थापित है, उससे आपने उस समस्या का हल निकाला या निष्कर्ष निकाला, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तीसरा ऑप्शन सही होगा, जो निगमन का गुण दर्शाता है कि निगमन विधि के अंदर क्या किया जाता है? सूत्र से समस्याओं को हल किया जाता है, या सूत्र अपने पास पहले से स्थापित है। और ये किसको बता रहा है? चौथा ऑप्शन, ये आगमन विधि को बता रहा है, जबकि अपने क्वेश्चन में क्या है? निगमन विधि है। तो तीसरा ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, गणितीय शिक्षा में भावात्मक क्षेत्र का मुख्य ध्यान निम्नलिखित में से किस पर होता है? देखो, अपन तीन प्रकार के क्षेत्र पढ़े हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। तो यहां बात की जा रही है भावात्मक की। तो भावात्मक में अपन देखेंगे कि गणित के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना। तो ये क्या है? एक भावात्मक पक्ष है। छात्रों को तेजी से गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए प्रोत्साहित करना, विभिन्न गणितीय उपकरणों के उपयोग में महारत हासिल करना, समीकरण को हल करने के लिए सटीकता प्राप्त करना। तो समीकरण आपको ये सब क्या है, जिसमें अपन बात करें ज्ञानात्मक पक्ष को बता रहे हैं, जबकि गणित के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण भावात्मक रूप से जुड़ा हुआ है। आपको जैसे गणित की क्लासें पसंद आ रही हैं, तो आपका क्या है? उसके प्रति धनात्मक दृष्टिकोण है। तो गणित के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण जो है वो किसको बताता है? भावात्मक क्षेत्र को बताता है। ये अगर सारी चीजों की अपन बात करें तो ये किसको बता रही है? ज्ञानात्मक को बता रही है। तो यहां से पहला ऑप्शन अपने पास सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित शिक्षण में दृश्य सर्वे सहायक उपकरणों का महत्व सबसे अच्छे रूप में कौन वर्णित करता है? सबसे अच्छे रूप में कौन वर्णित करता है? तो ये ठोस अनुभव प्रदान करते हैं और गणितीय अवधारणा को बेहतर धारण में मदद करते हैं। जो दृश्य सर्वे सामग्री हैं वो ठोस अनुभव प्रदान करते हैं और गणितीय अवधारणाओं को बेहतर समझ विकसित करने में मदद करते हैं। ये शिक्षण प्रक्रिया को पूरी तरह से स्वचालित करके शिक्षक के हस्तक्षेप की आवश्यकताओं को कम करते हैं। तो यहां से देखो, ये तो क्या होगा? नेगेटिव पॉइंट है, बिल्कुल नहीं होगा। ये अमूर्त सोच को बढ़ाते हैं लेकिन व्यवहारिक समझ की सीमा को सीमित करते हैं। तो कोई भी बिल्कुल सीमित नहीं करते हैं, बढ़ाते हैं। ये गणित के सैद्धांतिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं बिना व्यवहारिक जुड़ाव के। तो यहां भी क्या बात की जा रही है? बिल्कुल इसमें व्यवहारिक जुड़ाव होता है। तो यहां लिखा बिना व्यवहारिक जुड़ाव के। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये ठोस अनुभव प्रदान करते हैं और गणितीय अवधारणाओं को समझने में बेहतर मदद करते हैं। तो पहला ऑप्शन इसका सही है 135 के क्वेश्चन का। नेक्स्ट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सूची 1 और सूची 2 को अपने को सुमेलित करना है
और इसके अंदर इस सूची 1 में क्या दिया गया है, समकोण त्रिभुज की खोज किसने की। तो समकोण त्रिभुज की खोज जो है वो अपने पास पाइथागोरस प्रमेय भी आपने पढ़ी है, तो पाइथागोरस ने की थी। अगर आपके पास एक ऑप्शन भी आपको अच्छे से ध्यान आ जाता है, ये वाला जो ऑप्शन दे रखा है लास्ट में, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी फिल्म, तो ये फिल्म थी जो रामानुजन जी अपने गणितज्ञ है, जिनका दिसंबर में अपन रामानुजन जयंती भी मनाते हैं। तो इनकी एक फिल्म आई थी, अपन गणित के विद्यार्थी अगर आपने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी है तो इसको देखनी चाहिए। द मैन हु न्यू इन्फिनिटी फिल्म मुख्यतः किसके जीवन पर केंद्रित है, तो ये रामानुजन के जीवन पर केंद्रित है। और आप जब इसमें ऑप्शन देखोगे तो सेकंड ऑप्शन मतलब डी केवल एक ही में आ रहा है पहले के अंदर, तो बाकी बात भी अगर आपको ध्यान नहीं थी और ये एक बात ध्यान है तो पहला ऑप्शन इसके अंदर सही होगा। 1 4 से मिलेगा। समकोण त्रिभुज की खोज किसने की, पाइथागोरस ने। भारतीय गणितज्ञ के जनक के रूप में किसको जाना जाता है, आर्यभट्ट को। और संख्याओं का आविष्कार किसने किया, ब्रह्मगुप्त ने। और द मैन हु न्यू इन्फिनिटी फिल्म रामानंदन के जीवन पर आधारित एक फिल्म है जो बहुत ही अच्छी फिल्म है, आपको देखनी चाहिए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन गणित में तार्किक तर्क के व्याख्यान है, में से कौन गणित में तार्किक तर्क के व्याख्यान है। 137 का जो क्वेश्चन है, तो देखो इसको पढ़ते हैं अपन। एक जटिल समीकरण को हल करने के लिए चरणों की एक श्रृंखला का पालन करना चाहिए। अपन विश्लेषण विधि पढ़ते हैं जिसमें टुकड़े करके उस चीज को समझा जाता है। कोई जटिल चीज होती है तो गणित के अंदर तो यही बात इसमें कही गई है कि कोई जटिल समीकरण है तो आप उसके टुकड़े कर दीजिए और चरणों के आधार पर उसको समझिए, बिल्कुल सही है। रुझानों और पैटर्नों की पहचान करने के लिए डेटा का एक तालिका में व्यवस्थित करना चाहिए। जैसे आप टेबल पढ़ते हो तो ये क्या एक पैटर्न है, 2 4 6, तो पैटर्न पर आधारित है। गणित की प्रकृति बिल्कुल पैटर्न पर आधारित है। बिना तर्क के किसी समस्या का उत्तर का अनुमान लगाना ये बिल्कुल गलत है, गणित की प्रकृति में ये कभी नहीं आता है। तो पहला और दूसरी दो बातें सही है, तीसरा गलत है। तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही होगा, ए और बी। एक जटिल समीकरण को हल करने के लिए विश्लेषण विधि टुकड़ों में तोड़कर उसको पढ़ा जाना चाहिए, चरणों में श्रृंखला में उसको व्यवस्थित किया जाना चाहिए। और रुझान और पैटर्नों को पहचान करने के लिए उनको व्यवस्थित करके आप इसकी समझ विकसित कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि बिना तर्क के ही आप गणित तर्क पर आधारित है, तो ये ऑप्शन सी वाला नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित में पर्यवेक्षित अध्ययन विधि का एक प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है। तो पर्यवेक्षित जो अध्ययन है उसमें अध्यापक जो है की निगरानी में, और जो कोई समस्या आती है वो भी छात्र पूछ सकते हैं और उसकी निगरानी में स्वतंत्र अध्ययन करते हैं। तो यहां से ऐसा कौन सा है, शिक्षक कार्य सौंपता है और छात्रों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए छोड़ देता है। छात्र समूह में सहयोगात्मक रूप से गणितीय समस्याओं का समाधान करते हैं। शिक्षक स्वतंत्र अध्ययन सत्रों के दौरान छात्रों की प्रगति और मार्गदर्शन की निगरानी करता है। बिल्कुल अध्ययन वो स्वतंत्र करते हैं, स्वतंत्र अध्ययन करते हैं, लेकिन शिक्षक की निगरानी में करते हैं। ऐसा नहीं कि शिक्षक वहां नहीं होगा, तो यहाँ शिक्षक की निगरानी के अंदर ये सब कार्य किया जाता है। इसलिए इसमें तीसरा ऑप्शन सही होगा, शिक्षक बिना किसी छात्र भागीदारी के प्रत्यक्ष निर्देश प्रदान करता है। तो बिल्कुल छात्रों की भागीदारी इसके अंदर रहती है। तो यहाँ जो अपने पास आएगा वो इसकी मुख्य जो परिभाषा है पर्यवेक्षित अध्ययन विधि की, वो यही है कि छात्र शिक्षक की निगरानी में रहते हुए स्वतंत्र या समूह के रूप में अध्ययन करते हैं। तो तीसरा ऑप्शन इसके अंदर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, गणित के पाठ्यक्रम को अन्य विषयों के साथ एकीकृत करने से जुड़ी कुछ संभावित चुनौतियां क्या हैं। अगर गणित के पाठ्यक्रम को अपन अन्य विषयों से जोड़ दें तो उसके अंदर अपने पास किस प्रकार की समस्याएं आती हैं, किस प्रकार की चुनौतियां अपने पास आती हैं। यह शिक्षण और अधिगम को अधिक आकर्षक और सार्थक बनाता है, तो यह तो समस्या नहीं हुई, आकर्षक और सार्थक बनाता है अगर आप अन्य विषय से जोड़ते हो तो। इसके लिए शिक्षकों को दोनों विषय का मजबूत समझ रखने की आवश्यकता है। यह छात्रों के अधिगम के आकलन को सरल बनाता है।
ये छात्रों को वास्तविक दुनिया में गणित की पारदर्शिता देखने में मदद करता है। लेकिन यहाँ चुनौती क्या आ गई? चुनौती ये आ गई कि इसके लिए शिक्षक को दोनों विषयों की मजबूत समझ रखने की आवश्यकता है। क्योंकि ये सारी बातें तो क्या हैं? अच्छी बातें, पॉजिटिव बातें। ये शिक्षण और अधिगम को अधिक आकर्षण और बनाएगा, तो अपन जोड़ेंगे कि अच्छी बात है कि अधिगम को आकर्षण और सार्थक बना रहा है, छात्रों के अधिगम आकलन को सरल बना रहा है, इसलिए जोड़ना चाहिए अन्य विषयों से। छात्रों को वास्तविक दुनिया में गणित की पारंगतता देखने में मदद करता है, इसलिए भी जोड़ना चाहिए। लेकिन जो समस्या आती है वो समस्या ये आती है कि इसके लिए शिक्षक को दोनों विषय की मजबूत समझ रखने की आवश्यकता है। तो यहां से ये जो सेकंड ऑप्शन है अपने पास, ये इसका सही आंसर है। जो चुनौतियां आती हैं उनमें ये महत्वपूर्ण चुनौती है, तो यहां से सेकंड ऑप्शन इसका अपने पास सही हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हर्बर्ट जो पाठ योजना है उसको आप जानते हो कि 5 चरणों में विभाजित किया गया है। प्रस्तावना, उद्देश्य कथन पहला, जो दूसरा है प्रस्तुतिकरण जो सबसे लास्ट में जोड़ा गया था, तीसरा है अपने पास जो अंतर करना या संबंध स्थापित करना, ये तुलना करना, संबंध स्थापित करना, तीसरा ये था। चौथा प्रयोग, अनुप्रयोग, सामान्यीकरण, चौथा सामान्यीकरण, और पांचवा प्रयोग या अनुप्रयोग। ये 5 पदों के अंदर इसको विभाजित किया गया था। तो यहां से देखिए इसमें क्या पूछना चाहता है, हर्बर्ट पाठ योजना में कौन सा चरण शिक्षक को नई सामग्री को पूर्व ज्ञान से जोड़ने की अनुमति देता है? शिक्षक को नई सामग्री को पूर्व ज्ञान से जोड़ने की अनुमति देता है। तो इसमें अगर अपन ये इंग्लिश वाला शब्द देखें, एसोसिएशन, संघ, तो ये ऑप्शन सही होगा। क्यों होगा? देखो वहां सीधा संघ नहीं लिखा हुआ है, जो 5 योजनाओं के अंदर बांटा गया उसमें आप देखोगे कि सीधा संघ नहीं लिखा हुआ है। लेकिन पहला मैंने ये कहा कि जहां उसमें क्या लिखा हुआ है, उद्देश्य कथन या प्रस्तावना के बारे में बात की गई है, तो उसमें शिक्षक क्या करता है, बच्चा कितना जानता है उसको जानने का प्रयास करता है। जो दूसरा जो अपने पास था वो था प्रस्तुतिकरण, जो पाठ पढ़ाना है या जो प्रश्नावली पढ़ानी है उसका प्रस्तुतिकरण किया जाता है। और तीसरा जो हर्बर्ट ने दिया था वो अपने पास दिया था तुलना तथा संबंध स्थापित करना, तुलना तथा संबंध स्थापित करना, तुलना तथा संबंध स्थापित करना, ये तीसरा चरण था हर्बर्ट का, तुलना तथा संबंध स्थापित करना। तो वो संबंध जो एसोसिएशन है वो ही यहां नाम दे दिया गया संघ। इस रूप में न देखिए उसको क्या लिख दिया गया, संघ। तो यहां से अपन देख रहे हैं कि यहां शिक्षक क्या करता है, जैसे पहले में छात्र क्या जानता था और उनके बारे में उसके पास जानकारी आई। दूसरा उसका प्रस्तुतिकरण था जो हर्बर्ट पाठ योजना का पद है, तो उसमें उसने प्रस्तुतिकरण किया। अब तीसरे के अंदर वो क्या करते हैं, तुलना करते हैं और संबंध स्थापित करते हैं। तो नवीन ज्ञान को जोड़ने का प्रयास किया, जोड़ा जाता है, जोड़ने की अनुमति प्रदान करता है। उद्देश्य कथन की अपन बात करें तो वहां भी वो केवल ये जानने का प्रयास किया जाता है कि यहाँ बच्चा कितना जानता है, उसको जोड़ने का प्रयास करता है। लेकिन यहाँ जो मुख्य रूप से जिसने इसके ऊपर चर्चा की, तो यहाँ चौथा ऑप्शन अपने पास सही होगा, जो इसको बता रहा है तुलना तथा संबंध स्थापित करने को, जो हर्बर्ट का तीसरा पॉइंट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। गणित शिक्षण में परियोजना विधि, प्रोजेक्ट विधि किस पर केंद्रित होती है? तो परियोजना विधि किस पर केंद्रित होती है? छात्र केंद्रित होती है। परियोजना विधि छात्र केंद्रित होती है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो यहां से निकल के आ गई कि छात्र केंद्रित है। परियोजनाओं के माध्यम से वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करना, परियोजनाओं के माध्यम से वास्तविक दुनियाओं की समस्याओं को हल करना। तो आप यहां से केवल ये अगर आपको दिखाई दे रहा था तो यहां से भी आंसर सही कर पा रहे थे। गणितीय अवधारणाओं की सैद्धांतिक समझ, अनुभवजन्य साक्ष्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालना, गणितीय सूत्रों और प्रक्रियाओं को याद करना। तो परियोजना विधि किस पर आधारित है? छात्र केंद्रित विधि है। तो इसमें सेकंड ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणित में सीखने की कठिनाई वाले बच्चों के लिए उपचारात्मक कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? उपचारात्मक कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों को उन विषयों की पुनरावृत्ति करने में मदद करना जिन्हें वे पहले से समझ चुके हैं,
उन्नत गणितीय अवधारणाओं का परिचय देना, छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना, उन क्षेत्रों में अतिरिक्त समर्थन प्रदान करना जहां उन्हें कठिनाई दिखाई दी है। तो देखो यहां से उपचारात्मक कार्यक्रम की बात की गई है। उपचारात्मक उपचारात्मक कार्यक्रम। तो उपचारात्मक में क्या होता है कि जो निदानात्मक के अंदर अपन देखते हैं कि बच्चे को इस प्रकार की कठिनाई आ रही है, तो उसका क्या करना होता है, उसका समाधान करना होता है। तो यहां से जो चौथा ऑप्शन है कि क्या कमी थी, तो उस क्षेत्र में अतिरिक्त समर्थन प्रदान करना, उसको अतिरिक्त रूप से समझाना कि इसको, तो यहां से चौथा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा कि उपचारात्मक के अंदर क्या किया जाता है, उसको अतिरिक्त समर्थन प्रदान किया जाता है या उस समस्या को हल किया जाता है। तो इसमें चौथा ऑप्शन अपने पास सही होगा, अतिरिक्त समर्थन प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित के पाठ्यक्रम को इस प्रकार से विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत आवश्यक है जिसमें छात्र अवधारणाओं को समग्र रूप से समझ सके। पाठ्यक्रम को किस प्रकार से विकसित किया जाए कि छात्र सारी अवधारणाओं को समग्र रूप से समझ सके। तो इसके अंदर देखो पहला दे रखा है अवधारणाओं को संदर्भ के बिना, संदर्भ के बिना, तो बिल्कुल पॉजिटिव बात नहीं है संदर्भ के बिना, संदर्भ हर चीज का संदर्भ होना चाहिए। अंतः विषयों में संबंध पर ध्यान केंद्रित करना, गणितीय अवधारणाओं के वास्तविक जीवन अनुप्रयोगों से बचना, यह भी नेगेटिव बात है, वास्तविक जीवन का अनुप्रयोग होना चाहिए। रटने पर जोर देना, यह भी नेगेटिव बात है, रटने पर जोर नहीं देना चाहिए। तो कौन सा आ गया, अंतः विषय संबंधों पर ध्यान केंद्रित करना, 2 नंबर ऑप्शन इसमें सही होगा। अंतः विषयों पर संबंधों, अंतः विषय संबंधों पर ध्यान केंद्रित करना, पाठ्यक्रम को इस प्रकार से विकसित किया जाए कि अंतः विषय संबंधों पर ध्यान केंद्रित हो। अगला क्वेश्चन है, गणित शिक्षण की कौन सी विधि, गणित शिक्षण की कौन सी विधि छात्रों को अन्वेषण और प्रयोग के माध्यम से गणितीय अवधारणाओं की खोज पर जोर देती है। खोज विधि भी जिसको कहते हैं, अन्वेषण विधि कहते हैं। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन आया है, हेरिस्टिक विधि, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित के एक छात्र ने मनोगद्यात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन, मतलब साइकोमोटर, या इसका दूसरा नाम अगर आप साइकोमोटर इंग्लिश मीडियम में देखें तो यहां देखोगे साइकोमोटर, हिंदी में कई बार ये क्रियात्मक लिखा हुआ भी आ जाता है। मनोगद्यात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन करने से कौन सी गतिविधि सबसे प्रासंगिक होगी, कौन सी गतिविधि सबसे प्रासंगिक होगी। तो यहां से देखो मनोगद्यात्मक, साइकोमोटर या फिर इसको क्रियात्मक, तो क्रियात्मक जिसके अंदर सारी चीजें देखिए, ज्ञानात्मक, भावात्मक, सारी चीजों की प्राप्ति होती है। तो जो क्रिया के रूप में आपको दिखाई देना चाहिए, साइकोमोटर होना चाहिए, क्रिया के रूप में दिखाई देना चाहिए। तो वो किस में दिखाई देता है, प्रोजेक्टर का उपयोग करने से। अगर सहायक सामग्री के रूप में आप प्रोजेक्टर का उपयोग करते हो तो वो उसमें क्या हो रही है, क्रिया हो रही है। तो रूलर या प्रोजेक्टर का उपयोग ज्यामितीय आकृतियों को बनाना, इसमें मनोगद्यात्मक, क्रियात्मक, साइकोमोटर की प्राप्ति आपको हो रही है। गुणा तालिकाओं को याद करना, तो इसमें कहीं क्रियात्मकता की बात नहीं आ रही। केवल मानसिक गणनाओं को, तो यहां भी क्रियात्मकता की बात नहीं आ रही। मौखिक रूप से प्रायिकता की अवधारणाओं को समझना, तो यहां क्रिया नहीं दिखाई गई है। साइकोमोटर, मनोगद्यात्मक क्रियात्मक रूप से नहीं है, क्रियात्मक किसमें दिखेगी, जब आप प्रोजेक्टर का उपयोग करोगे तो वो वहां पर आपको जो जिस प्रकार से बन रहा है वो क्रियाएं दिखाई देती हैं। तो पहला ऑप्शन इसके अंदर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ योजना हर्बर्ट दृष्टिकोण और मॉरिसन दृष्टिकोण दोनों के बीच मुख्य अंतर क्या था। तो यहां से आप देखोगे कि मॉरिसन दृष्टिकोण है वो हर्बर्ट का जो दृष्टिकोण था, तो मॉरिसन ने छात्र दृष्टिकोण पर अधिक महत्व दिया, छात्र प्रतिक्रिया को अधिक महत्व देता है। तो ये पहला ऑप्शन सही होगा कि मॉरिसन दृष्टिकोण है वो हर्बर्ट दृष्टिकोण की तुलना में छात्र प्रतिक्रिया पर अधिक महत्व देता है। तो यहां से जो 146 नंबर का क्वेश्चन है उसका पहला ऑप्शन सही है कि मॉरिसन
दृष्टिकोण, हर्बर्ट दृष्टिकोण की तुलना में छात्र प्रतिक्रियाओं को ज्यादा महत्व दिया उन्होंने। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गणित में कर्मादेशित शिक्षण, प्रोग्राम लर्निंग मैथमेटिक्स। गणित में कर्मादेशित शिक्षण, तो जो अपन अभिकर्मित अनुदेशन पढ़ते हैं, रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन, तो वो रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन ही है। रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन की विशेषता बताओ निम्न में से कौन सी। तो यहां से अपन देख रहे हैं कि यह साथियों के साथ बातचीत के माध्यम से सामाजिक शिक्षाओं को बढ़ावा देती है। ये छात्रों के लिए त्वरित प्रतिक्रिया के साथ एक रैखिक पथ का अनुसरण करती है। तो रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन है तो रैखिक पथ का अनुसरण करेगी और त्वरित प्रतिक्रिया रहेगी। यह छात्रों को बिना मार्गदर्शन के विषयों का पता लगाने की अनुमति देती है। ये गणितीय अवधारणाओं की खुली खोज पर केंद्रित है। तो यहां से रेखिक अभिकर्मित अनुदेशन की ये एक विशेषता है कि ये छात्राओं को त्वरित प्रतिक्रिया के साथ, क्योंकि तुरंत इसके अंदर प्रतिक्रिया अपने को प्राप्त होती है, जो आंसर दिया और उसका आंसर सही है या गलत उसकी प्रतिक्रिया मिलती है और रेखिक पथ का अनुसरण करती है। तो ये दूसरा ऑप्शन अपने पास यहां सही होगा इसके अंदर। अगला क्वेश्चन है, गणित में अचीवमेंट टेस्ट, उपलब्धि परीक्षण की मुख्य विशेषता क्या है। अचीवमेंट टेस्ट की मुख्य विशेषता क्या है। तो यहां से आप देखोगे ये पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है। ये छात्रों में विशिष्ट सीखने की कमियों की पहचान, तो कमियों की पहचान तो कौन करता है, कमियों की पहचान तो निदानात्मक परीक्षण करता है। इसका उपयोग छात्रों के संज्ञानात्मक और भावात्मक विकास का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। तो यहां से केवल ज्ञानात्मक भाग की जांच होती है अचीवमेंट टेस्ट के द्वारा, भावात्मक पक्ष की जांच नहीं होती है। यह छात्रों की गणितीय ज्ञान को वास्तविक जीवन की स्थिति में लागू करने की क्षमता को मापता है। तो गणितीय ज्ञान को वास्तविक जीवन की स्थितियों में लागू करने की क्षमता को नहीं मापता है, केवल पाठ्यक्रम पूरा हो जाने के बाद छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है कि इन्होंने क्या उपलब्धि प्राप्त की। तो पहला ऑप्शन इसके अंदर सही होगा, ये पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन ए और कारण आर। इन कथनों के आधार पर उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो अभिकथन क्या है, गणित के शिक्षक को एक सकारात्मक और सहायक अधिगम माहौल को बढ़ावा देना चाहिए। बिल्कुल सही है, सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए और सहायक अधिगम माहौल को बढ़ावा देना चाहिए। कारण, ए का कारण दिया नीचे, एक सकारात्मक कक्षा का माहौल छात्रों को प्रश्न पूछने में सहज महसूस करने में सहायता करता है। तो सकारात्मक जो माहौल होगा उस माहौल में बच्चा आसानी से शिक्षक से भी अपनी जो प्रश्न पूछ सकता है या किसी अन्य प्रकार की प्रॉब्लम है तो उसकी चर्चा कर सकता है। तो एक सकारात्मक कक्षा का माहौल छात्रों को प्रश्न पूछने में सहज महसूस करने में सहायता करता है, यह भी सही है। अब नीचे क्या कहा, अभिकथन ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। तो दोनों ही सत्य हैं, ए और आर दोनों सत्य हैं, परंतु कारण आर, ए का कारण आर नहीं है, तो यहां ए का कारण आर है। तो यहां से तीसरा देख रहे हैं अपन, ए और आर दोनों सत्य हैं और कारण आर अभिकथन ए के लिए सही स्पष्टीकरण है। बिल्कुल सही है, तीसरा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा कि ए और आर दोनों सही है और ए का कारण बता रहा है आर, ए का कारण बता रहा है आर कि इस माहौल को बढ़ावा देना चाहिए। क्यों, क्योंकि ऐसा करने से छात्र प्रश्न पूछने में सहज महसूस करेंगे। तो ये वाला ऑप्शन अपने पास सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, यहां बात की गई आइटम भेदभाव। आइटम का मतलब कोई भी अधिगम सामग्री हो सकती है, एक शिक्षक हो सकता है, और भेदभाव, तो यहां से अपने निम्न में से किसके मापन का उपाय है। भेदभाव निम्न में से किसके मापन का उपाय है, मापन की बात कर रहा है। तो भेदभाव का मतलब एक तरह से हो गया विभेदीकरण, विभेदीकरण। जैसे अपन पीछे अचीवमेंट टेस्ट की बात कर रहे थे, तो उन सब परीक्षा की विशेषता क्या होनी चाहिए, विभेदीकरण की विशेषता होनी चाहिए।
मापन की विशेषता क्या होनी चाहिए, विभेदीकरण की विशेषता होनी चाहिए। तो आइटम शिक्षण अधिगम जो सामग्री है उसमें विभेदीकरण की क्षमता होनी चाहिए। तो यहां से आप देखोगे विष्कर्षणों की प्रभावशीलता, कोई आइटम किस प्रकार से कठिन व आसान प्रश्नों के बीच कितनी अच्छी तरह अंतर करता है, परीक्षण की विश्वसनीयता, कोई आइटम उच्च एवं निम्न अंक प्राप्त करने वाले छात्रों के बीच कितनी अच्छी तरह है अंतर करता है। तो मापन में विभेदीकरण की विशेषता क्या बताती है, विभेदीकरण की विशेषता यह बताती है कि आप छात्रों को अलग अलग भागों में बांट सके, डिवीजन में बांट सके। तो यहां से चौथा जो ऑप्शन है वो सही होगा, कोई आइटम या कोई भी अचीवमेंट टेस्ट है वो भी एक अधिगम सामग्री है, शिक्षण अधिगम। तो वो आइटम उच्च व निम्न अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को कितनी अच्छी तरह से अंतर करेगा, वो विभेदीकरण है। तो यहां से चौथा ऑप्शन अपने पास है, इसका सही होगा, फोर्थ ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार से अपने 20 क्वेश्चनों के आंसर देखें, सभी अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, एक रटन प्रवृत्ति पर आधारित क्वेश्चन नहीं थे, सारे के सारे समझ पर आधारित है कि ऐसा नहीं कि किसी अपने परिभाषा याद कर ली और इस प्रकार से। और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके सवालों के जवाब आपको मिले होंगे और आपके क्वेश्चन सही हुए होंगे एग्जाम में। धन्यवाद।